Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our lecture number 16 of Labor and Practice, and in which we will discuss the Social Security Ordinance 1965, and today our last lecture, which is the topics are self-assessment scheme and social security benefits. सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट स्कीम को देखेंगे, फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट स्कीम, उसके दो रूल्स हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम के। नंबर 1, अंडर द सेल्फ असेसमेंट स्कीम एन एम्प्लॉयर शैल कंट्रीब्यूट 6% ऑफ द वेजेस लिमिट्स डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट to the institution per month for a secured person। ये ज़हन में रखें कि एम्प्लॉयर का ये फर्ज है कि उसने कंट्रीब्यूशन खुद असेस करना है कि उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ उसमें सिक्योर पर्सन्स हैं। उन सिक्योर पर्सन्स के 6% की वेजेस के हिसाब से मंथली फर्ज कर लें कि उसके पास 500 बंदा काम कर रहा है, तो 500 बंदे की जितनी भी वेज है महीने की, उसका 6% वो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में जमा करवाएगा। ठीक है, लेकिन असेसमेंट वो खुद करेगा कि उसके पास कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं। नंबर 2 रूल, एवरी एम्प्लॉय सिक्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the employer pay contribution shall be liable to pay 40 rupees per month through his employer। ये नंबर 2 रूल है कि हर बंदा जो कि सिक्योर्ड पर्सन है, जिसका 6% एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसका ये फर्ज है कि वो 40 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर के थ्रू जमा करवाए अपने कंट्रीब्यूशन में। ठीक हो गया। These are the 2 rules of self assessment scheme। ये है सेक्शन 20A, सब सेक्शन A। अब सेक्शन 21 को देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस का कि वो क्या कहता है। रिकॉर्ड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, द एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स showing the payments of contribution। The employer must file a return on the basis of such record। ये ज़हन में रखें कि employer must maintain the record of payment of such contribution, और जब उससे वो मांगा जाए तो वो उसे पेश करे और हर साल के एंड में ऑडिट भी करवाए। बाकी आगे बताता हूं मैं आपको कि क्या होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 22, चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैव द फॉलोइंग पावर्स फॉर चेकिंग द रिकॉर्ड्स। नंबर 1, टू आस्क एनी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। नंबर 2, टू एंटर एनी प्रेमिसेस occupied by an employer and check the books of accounts, record, register maintained by the employer. Number 3, to ask any responsible person to provide any document which is necessary for the information regarding contribution. Next, number 4, to examine the person in charge and secure persons। आके छापा भी मार सकते हैं कि भाई जितना ये असेसमेंट हमें बता रहे हैं वाकई इतने पर्सन है भी सही कि उससे बहुत ज्यादा है, बता हमें सिर्फ वो 100-200 ही रहे हैं, पता चले काम तो उनके पास 1000 बंदा कर रहा है। नेक्स्ट, नंबर 5 इसमें, इफ एन एम्प्लॉयर फेल टू मेंटेन सच रजिस्टर एंड fail to provide any evidence, then the responsible officer, the authorized officer,
must collect such information his own source. ठीक हो गया. अब इसका नुकसान क्या है वो देखते हैं सेक्शन 23, 24, 25, 26 में. Recovery of contribution. The contribution payable by the employer can be increased in the following cases. If employer fails to pay the contribution on due date, the amount shall be payable by the employer 50% of the amount due. यानी कि जो अमाउंट पे करनी थी वो तो करनी है, 50% और जुर्माने के साथ पेमेंट होगी. नंबर 2, when the employer does not observe safety, hygiene rules or any other instructions regarding contribution, shall pay the fine of said amount, 20% of said amount. जो कंट्रीब्यूशन उसका जा रहा है वो उसका 20% जुर्माने के तौर पर अदा करेगा. सो these are the contribution rules which are necessary to be followed by the employer. Next, हमारे आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेक्शन 33, 34, 35 से स्टार्ट हो के तो कुछ 40, 42, 43 तक जी जाते हैं. कुछ बेनिफिट्स हैं. द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द सिक्योर्ड पर्सन्स. नंबर 1, सिकनेस बेनिफिट्स. नंबर 1, सिकनेस बेनिफिट्स. पढ़ देता हूं फिर बाद में इसे डिस्कस कर लेंगे. वैसे हेडिंग से ही आप लोगों को जाहिर हो गया कि क्या चीज होगा. अ सिक्योर्ड पर्सन who is certified by the medical practitioner to be incapable to attending the work done due to the sickness shall be entitled to receive the benefit which is called a sickness benefit at least 90 days during the 6 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली. ये ज़हन में रख लें. ठीक है. लेकिन ये हर सूरत में उसे बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि मैं बीमार हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता. ऐसी सूरत में उसे 90 दिन तक बेनिफिट्स मिल सकते. नंबर 2, मैटरनिटी बेनिफिट्स. अ सिक्योर्ड पर्सन is entitled to receive this benefit provided contribution in respect of her was paid or payable for not less than 180 days during the 12 months immediately. ये ज़हन में रखें कि 180 दिन के बेनिफिट्स एक मैटरनिटी लीव में एक जो विमेन वर्कमैन है या एम्प्लॉई है उसे मिलेंगे. नंबर 3, फ्यूनरल ग्रांट. डेथ ग्रांट जिसे डेथ तो नहीं कह सकते, इसे कफन दफन की कह सकते. ऑन द डेथ ऑफ अ सिक्योर्ड पर्सन द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच बेनिफिट शैल बी एंटाइटल्ड टू फ्यूनरल ग्रांट अकॉर्डिंग to the regulations. Section 37 subsection 1 है वो ये कहता है कि अगर सिक्योर्ड पर्सन फौत हो जाए तो उसके बाद जो बंदा अथोराइज होगा, जो वो उसने अथोराइज किया होगा अपनी ज़िंदगी में, वो कफन दफन के पैसे रिसीव कर सकता है. नेक्स्ट, नंबर 4, इद्दत बेनिफिट. Where the husband of the secured woman dies, she shall be entitled to receive iddat benefits equal to the daily rate
of her wage during the period of her इद्दत। ध्यान में रखें कि एक एम्प्लॉई है और वो विमेन है, वो इद्दत में है, उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो उसे इद्दत गुजारनी पड़ेगी, जितने अरसा वो इद्दत में रहेगी उसे इद्दत के बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 5, मेडिकल केयर। A secured person and his dependents shall be entitled for medical care. The secured women shall be entitled to any medical care which is necessary for her health or her unborn child health, which is paid and such amount not less than of the 90 days. Section 38. Next, medical care of the dependents. Dependents वो होते हैं जो कि एक शख्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। Where the secured person dies other than due to an employment injury, his dependents shall be entitled to medical care for 1 year if he had been in continuous employment for not less than 12 months in his या before या at the time of his death। ज़हन में रखें कि अगर किसी सिक्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें भी मेडिकल केयर दी जाएगी। क्यों? उसे कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा, उसकी अगर कोई ग्रेजुटी ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हैं, अमाउंट पड़ी है डिपार्टमेंट के पास, वो तो मिलेगी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से उसे मेडिकल केयर भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंजरी बेनिफिट्स। अ सिक्योर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंजरी बेनिफिट्स। द सिक्योर्ड पर्सन shall receive this benefit from the day he suffer his injury during employment. This benefit is payable for a maximum period of 180 days। ये ज़हन में रख लें कि अगर उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान कोई इंजरी होती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। वो अगर होती है तो मैक्सिमम 180 दिन तक उसे इंजरी बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, और वो इंजरी बेनिफिट्स उस दिन से शुमार होंगे जिस दिन उसे वो इंजरी लाहक हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 8, डिसेबलमेंट पेंशन। अ सिक्योर्ड पर्सन who sustain total or partial disablement shall be entitled after the expiry of his entitlement of injury benefit to receive disablement pension, and this disablement pension shall terminate with the death of the secured person and after the period of 5 years। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बंदे को इंजरी हो गई और उससे उसे पार्शियल या टोटल डिसेबिलिटी हो गई तो 180 दिन तक तो उसे इंजरी बेनिफिट मिलते रहेंगे, और जैसे ही इंजरी बेनिफिट 180 दिन खत्म होंगे तो आगे अगर उसकी डिसेबलमेंट है तो डिसेबलमेंट उससे 5 साल तक डिसेबलमेंट पेंशन मिलती रहेगी या उसकी डेथ तक मिलती रहेगी। जो भी काम पहले हो जाए उसे पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट, नंबर 9, डिसेबलमेंट ग्रेजुटी। द सिक्योर्ड पर्सन sustaining
minor disablement shall be entitled to disablement gratuity if a secured person receiving the pension, then no disablement gratuity paid. This disablement pension may be disablement gratuity may be continues to the dependents of such secured person. ठीक हो गया. डिसेबलमेंट ग्रेजुटी लमसम भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, वो ऑप्शन पे होता है. अगर तो डिसेबलमेंट पेंशन मिल रही है फिर तो ग्रेजुटी रोक ली जाएगी, ठीक है. लेकिन मिल भी सकती है उसके डिपेंडेंट्स को कि भाई उससे तो उसकी पेंशन मिल रही है लेकिन उसके डिपेंडेंट्स का तो पूरा नहीं पड़ रहा, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. डिपार्टमेंट देखेगा कि वाकई रीज़न जेन्युइन है तो वो डिसेबलमेंट ग्रेजुटी इशू कर देंगे, अदरवाइज वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट नंबर 10, सर्वाइवर पेंशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सर्वाइवर पेंशन इज पेएबल टू द डिपेंडेंट्स subject to the rate of total disablement pension which was payable to deceased person when the deceased person does not leave a widow or needy widow or needy persons, then the survivor's pension shall be payable to the dependents, for example father or mother, or in any case the 1/5 of the rate of his wage. The total disablement pension must be payable to the survivor. सर्वाइवर जो पेंशन होती है वो डिपेंडेंट्स की होती है. बेसिकली बंदा फौत हो गया, उसके बाद किसी ने सर्वाइव तो करना है कि नहीं करना, इसलिए इसे सर्वाइवर पेंशन कहते हैं. वो डिपेंडेंट्स की होती है. अब डिपेंडेंट्स में बेवा आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं, माँ बाप भी आ सकते हैं. वो यही कहते हैं कि अगर तो बेवा और बच्चे हैं तो फिर तो ठीक है, उन्हें मिल जाएगी, नहीं तो माँ बाप भी डिपेंडेंट्स में ही शामिल है, वो भी सर्वाइवर जो पेंशन है वो रिसीव कर सकते हैं और दे हैव अ राइट टू रिसीव सच पेंशन. ठीक हो गया जी. लेकिन इसके लिए चंद रूल्स हैं. नंबर 1 रूल इज दिस सर्वाइवर पेंशन. नंबर 1 रूल, दिस सर्वाइवर पेंशन मस्ट बी पेड ड्यू टू द डेथ ऑफ द सिक्योर्ड पर्सन. नंबर 2 रूल इज if survivor is a widow, she must not be a remarried. अगर विडो है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी. जब तक वो शादी नहीं करेगी उस वक्त तक उसे मिलती रहेगी, जैसे वो शादी करेगी खत्म हो जाएगा काम उसका. नंबर 3, if survivor is a dependent child, then his, in case of a dependent child, the survivor pension must be paid after the attaining the age of 21 years, or in case of a woman, in case of a child girl, then survivor pension must be paid till her marriage. ठीक हो गया. Number 11. Number 11 is death grant. Where a secured person dies while receiving injury benefits or total disablement pension, the widow or needy person, or if there are no widow or needy widow, the person who provides for funeral
shall be entitled to death grant. The death grant will be equal to the daily rate of the injury benefit, and which not less than 1500 rupees. ये सेक्शन 43 है, लास्ट जो चीज़ थी इसमें कि डेथ जो ग्रांट है ये विडो को मिलेगी, या अगर 2 विडो हैं, 3 विडो हैं, 4 विडो हैं तो सबको बराबर बराबर मिलेगी। अगर विडोज नहीं है तो उस बंदे को ये डेथ ग्रांट मिलेगी जो कि फ्यूनरल की जो रसूमात हैं, कफन दफन का जो इंतज़ाम है वो बंदा कर रहा है, उसे पेमेंट हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा है कि ये किसी भी सूरत में 1500 रुपये से कम नहीं होगी। 2000 हो सकती, 2500 हो सकती, 5000 भी हो सकती है, लेकिन ये किसी भी सूरत में 1500 रुपये से कम नहीं हो सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, today our syllabus is completed and the last topic is social security benefits. और पेपर्स के लिए बेस्ट विशेस, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।